हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है ना वो कंटिन्यू चल रही होगी। अभी देख रहे हैं ना, बैक टू बैक एग्जामिनेशन ले रही है जेएसएससी, और आपका सारे भी एग्जामिनेशन जो भी है आपको पहले ही मैं बता रही थी, पहले से मैं बोलते आ रही थी कि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल हो चुका है। लेकिन आप लोग क्या थे कि पढ़ते नहीं थे, ठीक है। और जेएसएससी क्या है कि त्यौहार का भी मज़ा किरकिरा करने पहुंच चुकी है, बिकॉज आपका जो टेक्निकल का एग्जामिनेशन था वो कब है, तो 9 अक्टूबर को है ना। और दुर्गा पूजा है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। माता रानी आप सभी को सफल बनाए, है ना। मुझे भी, है ना, मुझे भी ज़रूरत है। तो हमारा जितना भी जेएसएससी का और जेपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, सारा शेड्यूल हो चुका है। तो आप लोग कमर कस के रेडी हो जाइए। एक दो मतलब कि इसी क्या बोलूँ, दिलासा तो सरकार कब से दिलवा रही है कि अब दरोगा निकालेंगे, अब दरोगा निकालेंगे, लेकिन सब्र का फल कहते हैं ना कि मीठा होता है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करना है कि दरोगा का प्रिपरेशन करते रहना है। जब भी वैकेंसी आए, अपना तैयारी मजबूत रखेंगे तभी ना कमांड कर पाएंगे कि हाँ वैकेंसी आए तो सही। जब भी वैकेंसी आएगा तो मेरा सीट पक्का क्लियर आउट एक है तो है ना। इस प्रकार की हम लोग को प्रिपरेशन रखनी है। और अभी जेपीएससी भी आपका वैकेंसी निकाली हुई है जेट का। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यूचर बनना चाहते हैं, पीएचडी के पात्रता बनना चाहते हैं, अगर आपसे नेट नहीं निकल रही है तो आप जेट का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जेट में क्या है कि नेट निकाले हुए हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जेट रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा प्रेफरेंस मिलता है। तो इस बेसिस पे भी आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात जेएसएससी का, तो देखिए जिस प्रकार से टेक्निकल का और आपका हाँ टेक्निकल का ही दिया है ना एग्ज़ाम, तो टेक्निकल का जिस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन दिया है उसी प्रकार से उम्मीद है ना। 100% कन्फर्म हो जाइए कि कभी भी एग्जामिनेशन आपका डेट दे सकता है जेएसएससी, है ना। पूरा पगला गया है जेएसएससी, ठीक है। तो देखिए आज जो हम लोग एनालिसिस वीडियो करने वाले हैं ना, पिछली बार हमारा अप्रैल में हुआ था एनालिसिस वीडियो, उसमें किसका करवाए थे, तो रांची चौकीदार का करवाए थे। और वो आपका आप लोग टैली कर सकते हैं, वो 100% एक्यूरेट आपका एनालिसिस था, ठीक है। तो इसी को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए कल जो हमारा झारखंड हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन था, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट असिस्टेंट था, तो ये सिविल कोर्ट असिस्टेंट का हुआ था और हाई कोर्ट वाली पहले हो चुकी थी। तो ये सिविल कोर्ट वाली एग्जामिनेशन थी, इसकी आज हम लोग बस जीके का पोर्सन जो है उसको करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैम हमको इंग्लिश का भी चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश में एक तो क्वेश्चन में भी रॉन्ग था, ठीक है ना, नाउन की जगह नाउन ही डाल दिया था, प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही डाल दिया था, तो उसका मे भी चांसेस है कि सबको नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे हाई कोर्ट, है ना। और तो और अगर आप चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग का भी आप क्या बोलते हैं कि हमको एनालिसिस दीजिए, तो आप लोग हमको ना इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम मैथ और रीजनिंग का भी चाहिए। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, है ना, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में, इतना ईजी मैथ्स का क्वेश्चन था, है ना, कि मुँह में ही बन जा रहा था। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी कुछ क्वेश्चन तो मुँह में ही बन जा रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बस जीके का एनालिसिस को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं शुरुआत से, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया था? ये हमारा झारखंड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए हाई कोर्ट में भी हमारा झारखंड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस वजह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि झारखंड हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। झारखंड को बोलते हैं ना कि घोल के पी जाना, तो उसी प्रकार से घोल के पी जाइए, बिकॉज हम लोग भी तैयारी में जुटे हुए हैं, हम भी आपके साथ हैं। जितना हो सके मेहनत करेंगे, आप ही लोग के साथ मेहनत करेंगे और हम लोग भी सफल होएंगे। तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका रसिया की मदद से, ठीक है। और रही बात बोकारो की, तो बोकारो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 91 में, है ना, 1991 में। 1991 बीसीजी का टीका कब? तो 1991, है ना। बस ये ट्रिक है, बीसीजी का एक्चुअल में टीकाकरण कब हुआ था ये आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में, इन्वेंशन ये चीज़ आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि बीसीजी का टीका कब लगा, तो 1991 में लगा था। तो कौन कौन बना था भाई? तो बोकारो, चतरा और गढ़वा 1991 में बना था। तो देखिए ये बोकारो, और बोकारो का जो पहला नाम था ना, पुराना नाम, वो था आपका माराफारी। क्या नाम था आपका भाई? माराफारी। माराफारी किसका पुराना नाम है? तो बोकारो का नाम है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991, 3 जिलों के साथ, बोकारो, गढ़वा और चतरा। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का
गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, यानी कि आपका बंदरगाह है ना जहाँ पे सी पोर्ट वगैरह लगती है, तो वो चीज़ वहाँ पे कहाँ पे नहीं है। तो ये ओखा में भी है, वेरावल में भी है और पोरबंदर में भी है। पोरबंदर कहाँ, वहीं पे जहाँ पे महात्मा गांधी जी का बर्थ प्लेस है। ये आपका राजकोट में, यहाँ पे ये बंदरगाह नहीं है, ये ओनली आपका एक प्रसिद्ध शहर है ना राजकोट, यहाँ पे जहाँ पर गांधी जी अपना स्टडी कंप्लीट किए थे, ठीक है ना, राजकोट में। तो वहाँ पर ये क्या है, एक शहर है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक आबादी वाला अगर जिला का नाम मैं पूछूं तो ये होगा आपका ठाणे होगा, है ना, जो कि कहाँ पे है, तो ये आपका मुंबई का एक ज़िला है। क्या है, तो मुंबई का एक ज़िला है। ये किस राज्य में है, तो ये मुंबई में है। और देखिए 2011 का जो जनगणना है उनसे आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनी है। इस लहजे को आप लोग बिल्कुल रखिए, दिमाग में एकदम बैठा के रखिए कि 2011 का जो जनगणना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपका पूछा ही जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो। ओएनजीसी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग का नाम क्या है। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसका प्रभाग का नाम है, ठीक है ना। ओएनजीसी फॉरेन लिमिटेड है ना। तो ये हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि झानोर गांधार ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है आपका स्थित आपका गुजरात में, ठीक है। ये कहाँ पर, तो झानोर गांधार ताप विद्युत केंद्र, ये गुजरात में बेसिकली सिचुएटेड है, ठीक है। भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार। यानी कि बोला गया है कि देखिए यहीं पे हम लोग तुरंत देख लिए कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला, सबसे कम आबादी वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए अगर नहीं आ रहा है ना, किसी कारणवश अगर हम लोग नहीं पढ़ के गए हैं तो हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे सर्वे खत्म हो जा रहा है, 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा दिबांग घाटी। दिबांग घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है, ठीक है ना। कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब आप लोग हमको बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, तो ये जो सूर्यास्त यहाँ पे सबसे पहले भारत में सूर्य की किरण कहाँ देखी जाती है, तो यहीं पे आंध्र प्रदेश में आपकी देखी जाती है। और तो और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी है। सेवे ट्रॉफी किस खेल का टूर्नामेंट है। देखिए स्पोर्ट्स एंड टूर्नामेंट से इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और इनसे बनाया भी 2-4 क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं, 3 लगभग। तो देखिए सेवे ट्रॉफी जो है ना वो आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, गोल्फ है ना। देखिए गोल्फ में जब भी नाम आए ना तो भारत का जो स्टार खिलाड़ी है अदिति अशोक का नाम आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने भी गोल्ड जीता था। और अदिति अशोक शायद आपकी किसी की तो ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, ठीक है ना। मैं बताऊंगी आपको बाद में, जब भी याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अदिति अशोक किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, शायद ये आपकी पेट्रोलियम का ही कोई एक ब्रांड है, उन्हीं से बनी हुई है अदिति अशोक, वो भी गोल्फ की ही खिलाड़ी है। और यहाँ जहाँ पे गोल्फ का नाम आएगा वहाँ पे इंडिया से अगर किसी का नाम बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आप लोग अदिति अशोक का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्लू है, ठीक है, छोटा छोटा क्लू है जिससे आप लोग एग्जाम को पकड़ सकते हैं। मुक्केबाजी के लिए मार्केस ऑफ क्वींसबेरी नियम का मसौदा किसने तैयार किया था। देखिए आपको सबसे पहले तो यहीं पे आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है, इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी एग्जाम को देने के बाद एकदम शांत हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जेएसएससी की भी तैयारी करनी है, जेपीएससी की भी तैयारी करनी है ना, जेपीएससी का प्री भी हो जाएगा होली से पहले। पिछले बार देखे थे ना जब हुआ था 7 to 10th, 11 to 12th, 13, एकदम कुछ का तो पता नहीं था, 15 दिन के अंदर जेपीएससी का प्री ले लिया था, उम्मीद भी नहीं किया था कोई, लेकिन फिर भी हालांकि मेंस का बहुत दिन बाद रिजल्ट दिया था, वही थोड़ा सा पीटी में टाइम दिया होता तो शायद और स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते, किसी और का भी सपना पूरा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखिए हम लोग अपना पढ़ाई में फोकस करेंगे और 110% देंगे ताकि हमारा एक सीट कंफर्म हो। मार्केस ऑफ क्वींसबेरी का नियम किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग। तो इसका नियम जो मसौदा होता है, इसका जो खाका होता है, ये वो कौन तैयार किए थे, तो ये किए थे 1867 में। कौन किए थे भाई, तो जॉन सी चैम्बर्स ने किया था। किन्होंने किया था, जॉन्स जी चैम्बर्स ने 1867 में।
क्वींसबेरी रूल्स के तहत पहला बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप कौन था? देखिए, जब क्वींसबेरी रूल्स जब आता है बॉक्सिंग में, तो उस समय हैवीवेट चैंपियनशिप कौन था सबसे पहले? तो देखिए, सबसे पहला जो चैंपियनशिप होती है ना, फाइनल लड़ाई, तो वो होती है आपका जोल एल सुलिवन और जेम्स जे कॉर्बेट के बीच में। लेकिन इसमें विजेता होता है आपका जेम्स जे कॉर्बेट और ये होता है आपका उपविजेता। ठीक है, जब कभी भी पूछ लिया जाए इन फ्यूचर, इनसे क्वेश्चन बन चुका है, तो मे बी जीपीएससी और जेएसएससी भी बनाए, तो देखिए इसका पहला बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप पूछ लिया गया है, तो मान के चलिए उपविजेता पूछते, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम में जो चलन है ना पूछने का, तो विजेता को छोड़ करके उपविजेता भी पूछ रही है। तो ये क्या थी इसके आंसर? जॉन एल सुलिवन। किस मुक्केबाज का नाम बिग जॉर्ज प्रसिद्ध है? देखिए, 4 क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत देख रहे हैं स्पोर्ट से, तो ये था आपका नाम जॉर्ज फोरमैन का। नगर निगम प्राधिकरणों में कौन कौन शामिल है? तो तीनों शामिल है भाई, परिषद, स्थायी समितियां और नगर आयुक्त, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष प्रयोजन एजेंसियां हैं? सीवरेज बोर्ड, बिजली बोर्ड, नगर सुधार ट्रस्ट और ये सभी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो होती है वो किसके अंडर में वर्क करती है? तो ये भाई वर्क करती है आपका केंद्र सरकार के अंडर में वर्क करती है। ठीक है ना, इसका जो भी कर्ता धर्ता होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। तो देखिए, ये क्या पूर्ण स्वायत्तता होती है? क्या इसमें पूरी तरीके से छूट दे देते हैं क्या, कि आपका जो मन कर रहा है वो चीज़ कीजिए, आप जहाँ जिस प्रकार से आप इस प्रकार से अगर आप हमको फ्रीडम उसको छोड़ दिया जाए, तो वो तो एक क्या होता है ना, कि एक स्वतंत्र क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र राज्य के रूप में वो मतलब उसका उत्कर्ष हो जाएगा। जिस प्रकार से आपका हैदराबाद ये सब चीज़ का हुआ था, तो उसी प्रकार से इसमें पूर्ण स्वायत्तता नहीं मिलती है उसको। ठीक है, किसी के अंडर में उसको रहना ही पड़ता है। राज्यपाल के नेतृत्व में तो जी नहीं, राज्यपाल के नेतृत्व में सरकार अपनी जो राज्य की बागडोर कब जाती है? जब वहाँ पे सत्ताधारी जो पक्ष है, सत्ताधारी जो दल है, वो क्या होता है, वो जब किसी कारणवश गिर जाए, किसी को बहुमत से किसी की सरकार की गठबंधन टूट जाए, तब क्या होता है कि उस बेसिस पे राज्यपाल जो उसको मतलब राष्ट्रपति जी को कहते हैं कि आप यहाँ पे इस राज्य में इमरजेंसी को लागू कीजिए, आपातकाल को लागू कीजिए, राज्य का आपातकाल और सारी बागडोर किनके हाथ में पड़ती है? तो सर्वे सर्वा हो जाता है मेरा राज्यपाल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये तीनों आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे होगा ये संघीय संरचना है, यानी कि इनको काउंटर कौन करते हैं? तो इनको काउंटर करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक है ना, सब यहाँ से काउंटर इनका होता है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, राज्य सूचना आयोग का जो गठन था ना, तो 2005 के लास्ट अंतिम कुछ दिनों में ये लागू हुआ था। मतलब कि ये गठन हुआ था, बट लागू ये हुआ था 2006 में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मान के चलिए अभी इस एग्जामिनेशन में आपका पूछ दिया है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप 2005 मार दीजिएगा। लेकिन पूछेगा कि राज्य सूचना आयोग का जो लागू कब हुआ था, तो ये हम लोग क्या मानेंगे? तो मानेंगे 2006 में, क्योंकि ये 2006 में इसका लागू हुआ था, उसका गठन हुआ था 2005 में। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय साहब करते हैं, यूपीएससी के राष्ट्रपति का, यूपीएससी के अध्यक्ष का जो पद है वो। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा आर्टिकल है भाई? तो 216 है। और ये जो यूपीएससी जो है, यूपीएससी ये कौन सा आर्टिकल में है? तो ये 315 आर्टिकल में है। ठीक है ना, और आर्टिकल 315 क्या बोलता है कि ये इसमें यूपीएससी नामक का एक संस्था होती है। किसी भी अगर आप संवैधानिक पद होता है यूपीएससी, और इनकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो ये करते हैं आपके 316 के तहत करते हैं। यूपीएससी सदस्यों के लिए पद धारण करने की अधिकतम आयु क्या है? यानी कि देखिए, यूपीएससी का जो भी सदस्य होते हैं उनका जो पद धारण करने का, उस पद में बने रहने का अधिकतम उम्र क्या है, मैक्सिमम एज क्या है? तो वो है आपकी 65 ईयर, 60 साल। देखिए, इसकी उम्र की किस प्रकार से अधिकतम रिटायरमेंट की आयु है वो चीज़ देखते हैं, 5 वर्ष या 65 वर्ष। ओके, सपोज आप अभी यूपीएससी के सदस्य हो, ठीक है, यूपीएससी के हेड हो मान के चलिए, है ना।
तो मानने में क्या हर्ज है? हम तो खुद मान लेते हैं कि हम ऐश्वर्या राय हैं, ठीक है, हम खुद मान लेते हैं हम अमिताभ बच्चन हैं, तो आप भी मान लीजिए हम भी यूपीएससी का चेयरमैन है, हम खुद मान लेते हैं कि हम इसरो का साइंटिस्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, मानने में कुछ थोड़ी जा रहा है, पैसा कौड़ी थोड़ी जा रहा है, मान लीजिए कभी बन नहीं पाएंगे लेकिन बट फिर भी मान लेते हैं। तो यूपीएससी का जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए? तो आपका ये पद में बने रहने के लिए 5 वर्ष है ना। और मान के चलिए मेरी उम्र अभी हो गई है 63, ठीक है, मैं हूँ नहीं 63 की, आप लोग सीरियस मत हो जाइएगा। मान के चलिए मेरी उम्र अभी 63 है, ठीक है, और मेरी जो कार्यकाल की क्षमता है, कार्यकाल का जो वर्ष है, समय अवधि है, वो कितनी है? 5 वर्ष। लेकिन मैं सरकार को सेवा बस 2 वर्ष ही दे पाऊँगी, है ना, 64 और 65, बिकॉज मेरा 63 में तो मेरा खुद का ज्वाइनिंग हुआ था। तो भाई क्यों? क्योंकि ये 65 साल में मेरा रिटायरमेंट का एज हो जाता है, ठीक है। और अदर में हम लोग अगर टीचिंग का एग्जामिनेशन अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो देखिएगा आप लोग 60 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं, सारे गवर्नमेंट 60 साल में हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी केस में 65 वर्ष भी होता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं आपके लोकसभा के सदस्य। हाल ही में किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX 24 का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया था, है ना, यानी कि भारत रक्षा विमानन जो प्रदर्शनी है IDAX 24, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान के जोधपुर शहर में किया गया था। अगर यहाँ पे शहर बोले तो जोधपुर, अगर राज्य बोले तो डायरेक्ट टिक कर देना है राजस्थान, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है। अगर यहाँ पे दोनों चीज़ दे दिया होता, अगर मैं क्वेश्चन सेटर होती ना तो मैं पक्का यहाँ पे राजस्थान देती। देखिए यहाँ पर सपोज आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, है ना, मैं आपकी क्वेश्चन सेटर हूँ, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, क्या मारते हैं आप? हम हमेशा पढ़ते हैं कि भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान। बस मार के छुट्टी हो जाते हैं और आता है एग्जामिनेशन, इधर से 2 लाइन और मार देता है ना कि ख़त्म, जाओ निकलो, है ना। जबकि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे अगर बोला जाता है कि किस राज्य में, तो आप खुशी खुशी मारिए राजस्थान, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बोल दिया शहर, तो आपको यहाँ पे जोधपुर मारना है, ठीक है। भारत ने हाल ही में किस राज्य पर VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है? यानी कि देखिए ये जो आपकी मिसाइल है, इसका जो परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो चांदीपुर। और चांदीपुर कहाँ पर है? तो ये हमारा उड़ीसा में, ठीक है, पड़ोसी राज्य उड़ीसा का, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास AIKYA 2024 आयोजित किया गया? तो ये जो अभ्यास होती है ना, IKYA 2024, ये कौन सा संगठन करवाता है इस अभ्यास को? तो ये करवाता है आपका NDMA, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, है ना। तो और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि NDMA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी हिंदी डेम्बी हो गई। ये कौन सी अभ्यास को करवाती है? तो IKYA का आयोजन करवाती है, ताकि जितने भी आपदा प्रबंधन के बाद जितने भी रेस्क्यूज़ वगैरह होती है, इसकी यहाँ पे अभ्यास कराई जाती है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल इजडेलिये 305 किस देश के द्वारा विकसित की गई थी, है ना। तो ये देखिए ये जो क्या है, तो हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस जो मिसाइल है वो इजडेलिये ये 305 ये किस देश द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये किया गया था आपका रसिया के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शन करता है? तो ये आपका करता है प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ, है ना। ये कोरल रीफ, उतना ज़्यादा ये नहीं करना है कि हम नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी था कोरल रीफ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुख्य रूप से मनुष्यों में श्वसन को नियंत्रित करता है? तो देखिए ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जब हम लोग सांस को लेते हैं ना, उस समय हमारा ऑब्लिगेंटा में ही ना, मस्तिष्क में वो भी चीज़ हमारा काउंटर करता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे मुख्य रूप से श्वसन को नियंत्रित करता है और pH सेंसर के रूप में काम करता है।
उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक ही जनक संतानों को जीन हस्तांतरित करता है, यानी कि उस प्रजनन को, उस रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे जिसमें एक ही जनक संतानों को जीन हस्तांतरित करता है, यानी कि एक ही उसका पेरेंट होगा, है ना, या तो उसकी मम्मी होंगी या फिर उनके पापा होंगे, उन्हीं से उनका जीन जाएगा और उन्हीं से उसका हस्तांतरण होगा और उसका एक निर्माण होगा। ये केवल पौधों में ही संभव है, बिकॉज ये एक संतान में कभी भी संभव नहीं है कि बिना अंडाणु और शुक्राणु के मिश्रण के ही बच्चा पैदा हो जाए। लेकिन ये चीज़ क्या है कि पादपों में ये चीज़ संभव है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपोमेडिक्स बोलते हैं, ठीक है, एपोमेडिक्स, जो किसमें संभव है, ओनली पौधों में ही मतलब संभव है, ठीक है ना। अगर हम बोले इंसानों की बात, तो नहीं, इंसानों में ये कभी चीज़ हो नहीं सकती है, बिकॉज अगर आपने अपना एक प्रिजर्व भी करवा रहे हैं, अगर आप एक स्पर्म को अगर आप प्रिजर्व भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अपने आप से बच्चा को पैदा नहीं कर सकती है, उसमें आपका स्पर्म जाना तय है, तभी हो पाता है, ठीक है। देखिए, मैं आपकी एक बहन की जैसी हूँ, मैं आपकी एक गाइडर की तरह हूँ, मैं आपकी एक मेंटोर की तरह हूँ। मैंने आपकी कभी अपने आप को एक टीचर नहीं माना है, मैंने अपने आप को एक मेंटर के रूप में माना है। तो देखिए, आप लोग बिल्कुल ही हेजिटेट मत होइए कि मैम क्या बता रही हैं। देखिए, ये रिप्रोडक्शन है, इनको पढ़ाना भी हमारा ही जिम्मेदारी है। अगर इसी तरीके से मुंह छुपाने से कुछ होता नहीं है, ठीक है, खुल के ओपनली बात कीजिए, कुछ एक गुनाह या पाप नहीं है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से हेजिटेट ना होइए, ठीक है। मैं एक आपकी मेंटर हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी बड़ी बहन हूँ, जो भी मान लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉन ग्रीन परपोषी जीवों को क्या कहते हैं जिसे कभी पादप जगत का हिस्सा नहीं माना जाता था? तो ये है आपका कवक। बीजांड का कौन सा भाग बीजांड द्वारी सिरे के विपरीत स्थित होता है, जिसे आधारी भाग को दर्शाता है, ठीक है। तो ये होगा आपका चालेजा। चालेजा ये क्या है ना कि इसका ये इंग्लिश नेम है, ठीक है। इसका अगर मैं हिंदी नाम करूँ तो ये निभाग है, ठीक, क्या है तो निभाग है। ये इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा ईजी था, बट फिर भी चालेजा हम लोग याद रखते हैं, तो इसका आंसर होगा चालेजा। घास को जल्दी से निगलने के बाद मवेशी उसे सबसे पहले कहाँ संग्रहित करते हैं? तो देखिए, घास को सबसे पहले निगल जाते हैं, पहले देखते हैं ना कि मवेशी लोगों को चराने के लिए ले जाते होंगे पहले, हम लोग भी आज भी हम लोग देखते हैं कि किसी के गाय के सामने आप खाना पीना को रख दीजिए तो वो जल्दी जल्दी खा करके वो क्या करती है कि पास कर लेती है। तो ये कहाँ पर संग्रहित करती है? रूमेन, है ना, रूमेन में संग्रहित करती है। उसके बाद में जब ये स्थिर हो जाती है, जब इसके पास से खाना चला जाता है, तो ये क्या करती है कि रूमेन से खाना निकालती है धीरे धीरे। उसके बाद में मुँह में क्या बोलती हैं उसको हम लोग कोठा में पगुराती है ना, धीरे धीरे चबाती है, पगुराती है, पागुर करती है, पागुर मारती है, ये सब चीज़ कोठा में बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है, तो उसको रखता कहाँ पर है, तो रखता है आपका रूमेन में। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है का नारा निम्नलिखित में से किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है? तो ये है आपका चिपको आंदोलन में। और चिपको आंदोलन में क्या था कि पेड़ को जब काटता था तो आदमी उस समय आपका पेड़ से चिपक जाता था। बहुत फेमस नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना, चिपको आंदोलन से संबंधित थे। तो ये था आपका पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था, नारा किससे था, तो चिपको आंदोलन से। पर्यावरणीय अनुष्ठानों के संदर्भ में 2 फरवरी का क्या महत्व है, ठीक है ना, यानी कि 2 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। पृथ्वी दिवस हम लोग खुद ही जान रहे हैं ना कि कब मनाया जाता है, आप लोग कीजिए। और जल दिवस का मनाया जाता है, ये भी चीज़ आप लोग कीजिए। विश्व महासागर दिवस का मनाया जाता है, ये सब चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को कितना याद है ना। मैंने T3 का एक शॉर्ट ट्रिक दिया था काफ़ी दिन पहले, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये दोनों तो मार लीजिएगा, है ना। तो ये कब मनाई जाती है आपका विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो 2 फरवरी को। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत विश्व स्तर पर किस फसल की खेती के लिए जाना जाता है? अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर हल्का फुल्का भी आपका ज्ञान होगा कि अफ़ीम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, अफ़गानिस्तान पे, इसीलिए थोड़ा सा, है ना, मार दीजिए आँख मूंद के अफ़ीम, आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। तो देखिए, ये था आपका जीएस का सेक्शन, ठीक है। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग की सॉल्यूशन चाहिए, डिटेलेशन सॉल्यूशन चाहिए, शॉर्ट सॉल्यूशन चाहिए, जिस प्रकार की सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैम
दीदी या फिर सिस्टर हमको इस चीज़ की सॉल्यूशन हमसे नहीं हो पा रही है, आप शॉर्ट वे में दीजिए या फिर लॉन्ग फॉर्म में दीजिए, जिस प्रकार से भी आपको देनी है दीजिए। मैं आपको टेलीग्राम में उसको अपने कॉपी में बना करके आपको मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये रही आपकी एनालिसिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और आपका कितना मार्क्स जीएस में बढ़ रहा है वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट योर मार्क, कमेंट योर मार्क ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आप लोग वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और तो और अगर आप लोग बिहार स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पेपर के लिए, उसमें आपका कॉमन पेपर जो है 50 नंबर, आपका जो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट से पीजी किए हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, उस सब्जेक्ट की बात है, आपने खुद तैयारी करनी है उसकी, ठीक है। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेकर के तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट ऑफ टीचिंग, किसकी, तो आर्ट ऑफ टीचिंग की, ये हर एक एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जैसे केवीएस, सीटेट, और फिर आपका ईएमआरएस का भी वैकेंसी आया हुआ है, उसका भी टियर 1 टियर 2 होने को है। तो देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं आपका एक छोटा सा डेमो के तौर पे आर्ट ऑफ टीचिंग का एक मैं पीडीएफ आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को लगेगा कि होपफुल, अगर आपको यूज़फुल लगेगा तो आप लोग हमें बताइएगा, मैं आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो एस्टेट का फॉर्म भर रहे होंगे तो ठीक है, बताइएगा हमको, आप लोगों की मैं हेल्प भी कर सकती हूँ। और अगर आपने मैथ सब्जेक्ट से किया होगा तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक मेरा सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है ना। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे हम किसी एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि।